नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, कल हम लोगों ने यूनिट 7 देखी थी पेपर 6 की। पेपर 5 ऑलरेडी हमारा फिनिश है। पेपर 6 चल रहा है यूपी स्पेशल का, यूपी पीसीएस मेंस के लिए। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। और देखिए, बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ पे हर पेपर आपको कराया जाएगा, पूरा मेंस का तैयारी। और पीटी का जब आएगा उससे 2 महीने पहले हम लोग पीटी वगैरह देखेंगे। तो इसकी आंसर राइटिंग भी चल रही है मेंस की, पेपर 5 और 6 की। तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, नीचे उसका लिंक दिया गया है ग्रुप का, या फिर इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8527434727 पे। तो इस पे आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। सारे नोट्स 1 to 3 भी जल्दी आपको मिलने वाला है। और आपको 4, 5, 6 आपका रेडी है, तो वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में इस पे एक पेड बैच भी चल रहा है, जो आंसर राइटिंग का है, वो 599 पर मंथ के हिसाब से है। डेली कॉपी इवैल्यूएट होती है, आपको डेली आपको चेक करके मिलेंगी कॉपी, और 3 प्रश्न रोज इसमें कराए जाते हैं। पेपर 4 से स्टार्ट चल रहा है, तो आपको कॉन्टैक्ट करना हो तो कर सकते हैं इस पे। चलिए अब सीधा यूनिट 8 पे चलते हैं। यूनिट 7 हो गया है। यूनिट 8 का सिलेबस देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। यूपी में कृषि का व्यवसायीकरण एवं कृषि फसलों का उत्पादन आदि ये सिलेबस है, यानी कृषि से संबंधित ये पूरा सिलेबस रहेगा आपका। चलिए शुरू करते हैं और जल्दी फिनिश करते हैं इसको। राज्य में फसलों के निम्न उत्पादकता के क्या क्या कारण हैं। तो भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है, ऋण और विपणन सुविधाओं का अभाव देखने को मिलेगा, तकनीकी कारक हैं जैसे उच्च उत्पादकता वाले बीजों की अनुपलब्धता मिलेगी या कमी मिलेगी, किसानों में मृदा परख जो तकनीक का अभाव देखने को मिलता है, किसानों को उर्वरक तथा कीटनाशकों का उचित अनुपात में प्रयोग न करना, ये भी इसका कारण है। कुछ मानवीय कारक भी हैं, जैसे किसानों का भाग्यवादी दृष्टिकोण, नई तकनीक की जो अब अनभिज्ञता है वो देखने को मिलती है। और संस्थागत कारक भी हैं इसके, जैसे समर्थन मूल्य का तार्किक निर्धारण न होना, कृषि में संस्थागत सुधारों के प्रति नौकरशाहों में उदासीनता का भाव, राजनेताओं में इच्छा शक्ति का अभाव देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के सरकारी प्रयास क्या क्या हो रहे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सहकारी कृषि और किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017, अब तो 2023 आ गई है इसकी जगह, तो 2023 डालिए इसमें। देखेंगे भी हम लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को, क्योंकि नीतियां देखिए 2023 के एग्जाम में ज्यादातर नीतियां पूछी गई, और खासकर वो करंट की नहीं पूछी गई, नई वाली पुरानी ही उठा के दी है। इसलिए हम लोगों को ये 23 वाली याद करके चलनी है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। इससे पहले ये 2017 में आई, तो 23 आगे देखेंगे पूरा। यूपी कृषि निर्यात नीति 2019 में, ये भी नई आ गई है आपकी 2023 में। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या था यूपी कृषि निर्यात नीति में। तो 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि संकुलों का विकास किया जाए, और कीट व रोग नियंत्रण योजना के बारे में बोला गया है इसमें। योजना ये सरकारी प्रयासों में चलाई जा रही है। बुंदेलखंड पैकेज में देखिए, बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट था इसमें 2023-24 में। ठीक है, तो अभी इस बार जो भी चेंज हो आप यहाँ पे एड ऑन कर लीजिए, जितना भी चेंज हो। ठीक है, या लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना, माइक्रो इरिगेशन, इससे संबंधित है ये। राज्य मंडियों का ई नाम से जोड़ना, कृषि विकास योजना, किसान बही खाता योजना यानी जोत की जानकारी। कृषि व्यवसायीकरण न होने के क्या कारण हैं, जैसे स्थानीय बाजारों का राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों से जुड़ाव न होना, सरकार द्वारा शोध पर व्यय कम करना, सरकारी नीतियों व योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन न होना। तो ये सारी चीजें हैं कृषि का व्यवसायीकरण न होने के। कुछ और कारण हैं, जैसे कृषि की पारंपरिक विधियां, पुरानी कृषि पद्धति, पारिवारिक श्रम इत्यादि। असुरक्षा, जैसे छोटे व सीमांत किसानों को एमएसपी का लाभ न होना, ऋण अनुपलब्धता, बृहद जनसंख्या द्वारा खाद्यान्न फसलों को प्राथमिकता देना, आधुनिक कृषि सुविधाओं का विकास न होना, जैसे ड्रिम, स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों को न अपनाना। क्षेत्रीय अवसंरचनात्मक विकास में अंतर देखने को मिलता है, जैसे पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति का अधिक प्रभाव पड़ा, बाकी क्षेत्रों में नहीं पड़ा। तो ये सारी चीजें थी। कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के क्या उपाय हैं, जैसे कृषि शोध पर वर्तमान में क्या हो रहा है, व्यय कितना है, 0.37% से बढ़ाकर 1% करना। तो ये कुछ उपाय बता दीजिए। अभी वर्तमान में कितना हो रहा है व्यय कृषि शोध पे, तो 0.37%, इसे बढ़ा के 1% करना। निजी निवेश को बढ़ावा देना, आंकड़ों का समेकन हेतु एक एजेंसी की स्थापना, जिसमें लक्षित व्यक्ति पहचान कर सब्सिडी का लाभ उपलब्ध कराना, स्थानीय बाजार को राष्ट्रीय व वैश्विक बाजार से जोड़ना, कृषि उत्पादों के जो विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्माण व ब्रांडिंग को बढ़ावा देना, सरकार द्वारा फल, आलू, पुष्प, मसाले, औषधि, सुगंधित पौधे, पान की खेती और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने हेतु अधिक सब्सिडी देना, बागानी फसलों को बढ़ावा देना, ओडीओपी के तहत प्रोत्साहन देना, नई तकनीकी का विकास और दूसरे देशों से सहयोग करना, जैसे बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा हेतु इजराइल से समझौता किया गया है, किसानों को सुलभ व आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराना। तो ये देखिए, इस तरीके के जो समझौते होते हैं खासकर यूपी के संबंध में, तो उनको आप नोट डाउन करके रखिए और कहीं भी एड ऑन उसे एग्जाम्पल के तौर पर कर दीजिए। कृषि उत्पादक संगठनों तथा सरकारी कृषि के विकास को प्रोत्साहन देना, खाद्य प्रसंस्करण पर बल देना। तो ये इससे संबंधित था। अब देख लेते हैं फसल उत्पादन में क्षेत्रीय भिन्नता के क्या कारण है। जो उत्पादन है वो एक समान नहीं मिलता है, उसका क्या कारण है। भौगोलिक कारक है, कुछ वर्षा है, क्योंकि वर्षा आपको अलग अलग देखने को मिलती है क्षेत्र में। सिंचाई सुविधाओं का सभी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास नहीं है। हरित क्रांति का प्रभाव देख ही सकते हैं आप, डिफरेंट क्षेत्रों में उसने असमानता बढ़ाई है। खेतों का छोटा आकार, किसानों में जागरूकता व प्रशिक्षण सुविधा के
विकास में भिन्नता होना। उपाय कुछ देख लीजिए, भूमि सुधारों को लागू करना, जैसे चकबंदी दोबारा से लागू किया जाए, किसानों को प्रशिक्षित व जागरूक करना, सरकार द्वारा कृषि व्यय में वृद्धि करना, पिछड़े क्षेत्रों में अधिक प्राथमिकता देना, निजी निवेश को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन करना, कृषि में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं का क्षेत्रों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, नदियों को जोड़ना, ड्रिप माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना। तो इस तरीके से आप उपाय दे सकते हैं। देखिए ज़्यादातर पॉइंट ना रिपीट होने लगते हैं एक समय के बाद में, तो आप ये देख लीजिए रिपीट पॉइंट कौन कौन से, खासकर कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट है जो हर जगह आप डाल ही सकते हैं। तो आप काम करिए, उनको छाट के रखिए, क्योंकि ज़्यादातर समस्याओं से वही उपायों में डील किए जाते हैं, उन्हीं को आप डाल लें। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, कुछ डेटा है। जीएसबीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 26%। ये 22-23 का डेटा है और लगभग ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, इतना ही आप कुछ भी लगभग लिख दीजिए, अब ये जरूरी नहीं लिखना। कुल आबादी का लगभग 65% कृषि पर निर्भर है। लगभग 165 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता में पंजाब शीर्ष पर, यानी उत्पादकता कम है यूपी में। तराई, पूर्वी व उत्तर पश्चिमी भाग में पर्याप्त वर्षा लगभग कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर। दक्षिण व पश्चिम में कम वर्षा, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर। कुल दुग्ध उत्पादन का 18% यूपी में होता है। मेंथा ऑयल उत्पादन का 90% यूपी में होता है। कुल खाद्यान्न का 17.77% यूपी में है। कुल गेहूं का कितना? 31.77% है। कुल खाद्यान्न व एथेनॉल का उत्पादन में पहला स्थान है और 177.43 मिलियन टन गन्ना उत्पादन हुआ है। तो ये आप छोड़ दीजिए, पुराना है इस वाले डेटा को। बाकी आप कहीं भी ये बाकी चीज़ें कोट कर सकते हैं, और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो आपको नीचे मिल जाएगा। चावल में उत्पादन कितना है? 11.72। तो ये चीज़ें चलिए छोड़िए इनको। कुल खाद्यान्न में भी चेंज होता रहता है, इसको भी हटाइए, इनकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बार बार चेंज होता है। इन्हें लास्ट समय आप तैयार करके जाइएगा, अलग से दे दिया जाएगा। व्यावसायिक कृषि के सरकारी प्रयास क्या क्या है? तो देखिए, एकीकृत बागवानी मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, कीट एवं रोग नियंत्रण योजना है, यूपी कृषि निर्यात नीति है 2019, क्या है 2019, किसान कल्याण मिशन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति है 2023, ठीक है, फल पट्टी विकास योजना है, नवाब ब्रांड के नाम से आम को ब्रांडिंग आम की है, ताज ब्रांड के नाम से किसको फेमस किया? आलू को ब्रांड दिया इसका नाम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सरकारी प्रयासों में डाल सकते हैं। किसानों को उचित मूल्य हेतु योजनाएं कौन कौन सी देने हो? तो ई नाम योजना है, एमएसपी है, और सहकारी विपणन समितियां आदि, ये किसानों को उचित मूल्य देने हेतु कुछ सरकारी प्रयास हैं या योजनाएं हैं। तो ये आप कहीं भी आप कोट कीजिए इसको। बुंदेलखंड में सिंचाई हेतु क्या क्या प्रयास हो रहे हैं? केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई जा रही है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर कार्य हो रहा है इजराइल के सहयोग से, तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब कुछ और देख लेते हैं जो इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है, उसे और देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए कृषि व्यवसायीकरण की संभावनाएं क्या क्या है यूपी में, तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। संभावनाओं में देखिए क्या क्या है। तो यूपी में जलोढ़ मृदा की अधिकता है, 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, इससे क्या है कृषि विविधीकरण में को बढ़ावा मिलता है। बुंदेलखंड क्षेत्र है जहाँ मोटे अनाजों हेतु उपयुक्त है। पश्चिमी यूपी है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, इसको उपयोगी है ये संभावना में। जनसंख्या है, जनसंख्या बहुल प्रदेश है, जिससे विस्तृत बाजार मिल जाता है उत्पादों को। राजधानी से निकटता है इसकी यूपी की, तो ये अपने जो भी उत्पाद होते हैं उनको बेच सकते हैं कहाँ पे? राजधानी में। 8 राज्यों और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है यूपी, तो इससे क्या है निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समितियों की प्रत्येक जनपद एवं तहसील स्तर पर उपलब्धता है। लॉजिस्टिक क्षमता का पर्याप्त विकास हो रहा है, जैसे सड़क, एक्सप्रेसवे, रेलवे, किसान रेल, हवाई जहाज, ये इत्यादि का विकास हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बढ़ती लोकप्रियता, क्या है? बढ़ती लोकप्रियता इसकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की। शॉर्ट में इसको अब आगे हम लोग एफपीआई लिखेंगे, तो आप समझ लेना एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि बार बार ये आपको लिखने में समस्या रहेगी। सरकारी सहयोग में कृषि निर्यात केंद्रों की स्थापना की जा रही है आदि, ये दिखा सकते हैं। संभावनाओं के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं इसमें, जो आपके कृषि व्यवसायीकरण में कुछ चुनौतियां भी हैं। तो कुछ चुनौतियां देखिए, इनको वर्गीकृत करके देख सकते हैं। एपीएमसी संबंधी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे एपीएमसी का एकाधिकार है, तो एकाधिकार होगा तो किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। प्राइवेट जो होते हैं, प्राइवेट कंपनियां वगैरह, वो अपना नहीं खरीद पाते हैं, तो किसानों को ही आखिर में लॉस देखने को मिलता है और उपभोक्ताओं को भी लॉस होता है। कार्टेलाइजेशन देखने को मिलता है, क्यों? ये कार्टेल बना लेना एजेंटों के द्वारा, तो वो अपनी ही कीमत पे किसानों से अनाज को खरीदते हैं, उत्पादों को, तो किसानों को ही आखिर में हानि होती है इससे। प्रवेश बाधाएं हैं कुछ इसमें, कि एपीएमसी का लाइसेंस शुल्क अधिक है, तो इससे आम आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। हितों का टकराव है, जैसे एपीएमसी द्वारा नियामक व बाजार दोहरी भूमिका निभाया जाना इसके द्वारा, इससे क्या होता है? भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। उच्च कमीशन, कर, लेवी आदि उत्पाद कीमतों में वृद्धि होती है इससे, ये ज़्यादा है इसके। आगे देख लेते हैं चुनौतियों में। अब कुछ भंडारण व परिवहन संबंधी चुनौतियां हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज का खेतों से दूर होना, सीमित संख्या होना इनकी कोल्ड स्टोरेज की, और महंगा होना, तो ये सब इनकी कोल्ड स्टोरेज से संबंधित है। खेतों से कोल्ड स्टोरेज तक के मार्गों का गुणवत्ताहीन होना, यानी अच्छे मार्ग न होना। आगतों की यानी इनपुट की आपूर्ति में बाधा, जैसे बीज, उर्वरक आदि की आपूर्ति में बाधा देखने को मिलती है।
तकनीकी संबंधी बाधाएं हैं कुछ, क्योंकि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं है लोग, तो इसको अपनाने में गुरेज करते हैं। अन्य देखिए, उचित पैकेजिंग, मानकीकरण एवं ब्रांडिंग का अभाव देखने को मिलता है। उन्नत बीजों का अभाव देखने को मिलता है, जैसे बाजार प्रतिस्पर्धा में जिससे पीछे रह जाते हैं, उचित कीमत न मिलना, इससे ई मंडी या एपीएमसी के डिजिटलाइजेशन का लाभ न मिलना। किसानों में बुनियादी साक्षरता की कमी देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए इंटरनेट अवसंरचना एवं नेटवर्क की कमी देखने को मिलती है। इससे जो भी नई जानकारी होती है उससे किसानों तक वो नहीं पहुंच पाती है। कृषकों को की निर्धनता इसमें ये भी इसका कारण है। विभिन्न कृषि संबंधी ऐप हैं कुछ, उनका संचालन न कर पाना किसानों के द्वारा। लाभ इसके देख लीजिए कुछ कृषि के व्यवसायीकरण के, जैसे कृषकों को फसल विक्रय के बेहतर एवं अधिक विकल्प उपलब्ध होना, और कृषकों की आय एवं जीवन स्तर में इससे वृद्धि होती है। नवीन तकनीकी मशीनीकरण से परिचय होता है। आत्महत्या की दर में इससे कमी होगी, क्योंकि आय बढ़ेगी किसानों की। कुछ सामाजिक भी है लाभ, जैसे जनता को पोषक युक्त खाद्यान्न एवं फलों की प्राप्ति संभव होती है, जैसे कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम में सहायता मिलती है। पीडीएस के निरंतर सफल संचालन में उपयोगी है। निर्धनता में कमी आएगी इससे। तो ये है कुछ यूपी से संबंधित देख लीजिए लाभ, जैसे राष्ट्रीय एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव हो जाएगा। एफपीआई यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति होती है इससे। तो ये जो समस्या थी आपूर्ति वाली, इससे सॉल्व हो सकती है। और खाद्य स्फीति जो होती है उसमें संतुलन या बैलेंस उसमें स्थापित किया जा सकता है। नकदी फसलों की लोकप्रियता में वृद्धि होती है इससे। कुछ हानियां भी हैं इससे, जैसे उत्पाद संरचना में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे पश्चिमी यूपी की जो भूमि थी वो अनुर्वरता में वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे एक ही जैसी फसलों को बार बार उगाना। और सस्य पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है। सस्य पैटर्न क्या होता है कि एक साल में बोई गई किस किस तरीके से क्या क्या बोया जा रहा है, वो पैटर्न आपका क्या बोला जाता है, सस्य पैटर्न। कौन कौन सी फसलें बोई जा रही हैं। मोटे अनाजों की कमी देखने को मिलती है। आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है इससे। इससे क्या होगा, कृषक स्तर पे और क्षेत्रीय स्तर पे ये आर्थिक विषमता में वृद्धि हो रही है। फसल उत्पादकता बढ़ाने हेतु क्या है, अनुचित तरीकों का प्रयोग हो रहा है, जैसे अत्यधिक खाद्य उर्वरक लगा देना जरूरत से ज्यादा, मृदा परीक्षण करा के, है ना। तो इस ऐसे ये चीजें अनुचित तरीकों में आ जाती हैं। वाणिज्यिक कंपनियों के शोषण का खतरा भी इससे रहता है। तो ठीक है, ये थी क्या कृषि का व्यवसायीकरण से संबंधित कुछ चीजें। अब यहाँ सरकारी प्रयास तो हम लोग देख ही चुके हैं, यहाँ भी देख लीजिए, जैसे विपणन तंत्र में सुधार हो रहा है। मोबाइल ऐप के माध्यम से मंडी भाव पता करना आदि ऐसी कुछ सुविधाएं चलाई जा रही हैं। ई नैम बाजार है जो, इसमें 125 कार्यरत हैं। ई नैम यूपी में कितने, 125। एगमार्क का वर्गीकरण किया गया है। तो 4 देखिए एगमार्क जो है, राष्ट्रीय एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। 8 में कार्य जारी है, 8 और स्थापित किए जा रहे हैं, तो कुल 12 हो जाएंगे। जीआई यानी ग्लोबल इंडिकेशन, जो जीआई टैग दिया जाता है, उसके प्रोत्साहन कार्यों को हेतु नोडल एजेंसी बनाई गई है। कौन सी, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय यूपी। मंडी समितियों के कार्यों की प्रगति की जा रही है। तो ये सब सरकारी प्रयास हैं इसमें। अब देख लेते हैं कुछ नीतियां हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती हैं। इनको देख लेते हैं। यूपी कृषि निर्यात नीति 2019, इसके उद्देश्य और क्या क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं जल्दी से। उद्देश्य क्या है, देखिए, कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करना, नए ढांचे की व्यवस्था करना, क्षमता का सदुपयोग करना, आय किसानों और अन्य हितधारकों की आय में वृद्धि करना, कृषि निर्यात को कितना 2024 तक दोगुना करना, पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम करना, मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन एवं प्रबंधन से संबंधित बाधाओं को दूर करने हेतु क्या करना, संस्थागत कार्य प्रणाली बनाना इसके लिए, और देसी व जैविक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी वातावरण में टिकाऊ बनाना। क्या बनाना, टिकाऊ बनाना। किसानों तक जानकारी पहुंचाने हेतु उपयुक्त ढांचा बनाना, इसके लिए विकसित करना या ढांचा बनाना। कार्यान्वयन, इसका ढांचा क्या है जिस नीति का, तो संस्थागत कार्य प्रणाली को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था करना, बाजार आसूचना और अनुसंधान में वृद्धि करना, पैकेजिंग, डिजाइन, मुद्रण, निर्माण आदि के लिए प्रोत्साहन राशि इसमें व्यवस्था की गई है, प्रोत्साहन राशि की। निर्यात सुविधा केंद्रों की स्थापना करने का प्रावधान है इसमें। सूचना का प्रसार एवं क्षमता निर्माण करना, व्यवसाय स्टार्टअप और निवेश प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करना, और अच्छी कृषि पद्धतियों का कार्यान्वयन करना। जो अच्छी अच्छी कृषि पद्धतियां हैं, जैसे और भी हैं, ड्रिप सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन जैसी और भी चीजें हैं, उनको भी लागू करना। नवोन्वेष यानी इनोवेशन, शोध विकास आदि पर बल देना, प्रचारात्मक कार्यक्रम चलाना। तो ये थे इससे संबंधित। अब देख लेते हैं एक और नीति है इसी में, जो हमने बात चर्चा की थी ऊपर, यूपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, जो जनवरी 2023 में इसको मंजूरी मिली थी। सामान्य क्या है इसमें, परिचय देख लेते हैं। तो नोडल विभाग है इसका नीति को लागू करने के लिए, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, और नोडल एजेंसी है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय। उद्देश्य क्या क्या है, तो देखिए, कच्चे उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, कृषकों को उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाना, प्रसंस्करण को बढ़ावा और उसके निर्यात में वृद्धि करना, उपलब्ध मानव शक्ति जितनी है उसकी क्षमता निर्माण और कौशल में वृद्धि करना, एफपीआई यानी यही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना को प्रोत्साहन देना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पाद सुलभ बनाना इनके लिए।
तो ये नीति है, देखिए आपको ये रटने पड़ेंगे पॉइंट बार बार, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, नीतियों में आपके प्रावधान पता होने चाहिए। प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? एफपीआई के लिए 12.5 एकड़ से ऊपर भूमि खरीदने हेतु सरकारी अनुमति की आवश्यकता होगी, इससे नीचे नहीं होगी। इससे नीचे अगर खरीदते हैं तो भूमि उपयोग के परिवर्तन पर 50% तक शुल्क माफ है। क्रय भूमि पर कितना है? स्टाम्प शुल्क में 10% की छूट, 100% की छूट है। अन्य राज्यों से प्राप्त कृषि उपज पर मंडी शुल्क एवं उपकर से छूट है। किसानों द्वारा सीधे प्रसंस्करण इकाइयों को बेची जाने वाली उपज में मंडी शुल्क और उपकर से छूट है। प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति हेतु क्या है? सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी दी गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग देखिए, अगर इनका ये किया जाता है, सौर ऊर्जा परियोजनाएं लगाई जाती हैं, तो 50% की सब्सिडी होगी। और महिला उद्यमियों के लिए 90% की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इसमें पूंजीगत सब्सिडी कितनी है? तो 25% की पूंजीगत सब्सिडी है। अधिकतम सीमा इसकी 3 करोड़ है। कितनी है अधिकतम सीमा इसकी? 1 करोड़ है, सॉरी 3 नहीं है, 1 करोड़ की अधिकतम सीमा है। और संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी व्यय का 35% सब्सिडी दी जाएगी, अधिकतम 5 करोड़ दी जाएगी। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज निर्माण किया जाएगा, परियोजना लागत का 35%, अधिकतम 5 करोड़। ठीक है, ये इतना बैकवर्ड फॉरवर्ड में ये 35% या 5 करोड़ है। निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी, जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को छोड़ के कहीं भी निर्यात किया जाता है, निर्यात पर 25% की इसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी। आगे देख लेते हैं। यूपी में एफपीआई से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, तो चुनौतियां भी आपसे पूछ सकता है। उत्पादों के विकास व नवाचार में कमी है, आपूर्ति संबंधी समस्याएं भी हैं, अवसंरचनात्मक समस्याएं जैसे शीतगृहों एवं कोल्ड चेन परिवहन व्यवस्था की कमी है, उत्पादों का मौसमी एवं कम उपयोगी होना और सुरक्षात्मक मानदंडों का की खराब गुणवत्ता है। कृषि उत्पादन एवं प्रसंस्करण किस्मों के बीच में अंतर देखने को मिलता है। अब यूपी में कुछ संभावनाएं हैं एफपीआई की, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की संभावनाएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। यूपी में कितनी बड़ी संभावनाएं है, क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी या नहीं, तो उसके लिए देखिए क्या क्या है यूपी में। तो देखिए कुल खाद्यान्न, कुल सब्जियां, कुल बागवानी, गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पे है, तो इनका प्रसंस्करण में तो काफी यहाँ पे स्कोप है। फल उत्पादन में तीसरा है, तो फलों के प्रसंस्करण में भी काफी हेल्प मिलेगी। मछलियों के घरेलू उत्पादन में भी तीसरे स्थान पे है, तो इसका भी प्रसंस्करण हो सकता है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, यहाँ कृषि विविधता एवं विशेषता को प्रकट करेंगे ये। एफपीआई में 100%, देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कितना 100% एफडीआई की अनुमति है। और देखिए 2025 तक कितना एफपीआई द्वारा 25% कृषि उत्पादों का उपभोग का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके प्राप्ति में भी ये सहयोग होगा। राज्य खाद्य प्रसंस्करण संस्थान लखनऊ द्वारा शोध पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इतना बहुत है आपके लिए, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। जितना संभावना थी सारी समेट दी गई है इस यूनिट में। इंपोर्टेंट कुछ डेटा है वो भी देख लीजिए, कहीं भी कोट करने के लिए आपके काम आ सकता है। यूपी में शस्य गहनता कितनी है? तो 162.4% है। एफपीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में देखिए कुछ तथ्य हैं, जैसे भारत के खाद्य बाजार का कितना है ये भारत के संबंध में एफपीआई कितना है? 32%। विनिर्माण जीडीपी का 14%, निर्यात का 12% है, कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। ये भारत का डेटा है। अब यूपी में देखिए, यूपी की हिस्सेदारी कितनी है एफपीआई में? तो 6% है यूपी की हिस्सेदारी। कितना फूड प्रोसेसिंग होता है यूपी में? 6%। इसको बढ़ा के 20% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये कितना बढ़ा के लक्ष्य रखा है? तो 20% का। औसत जोत आकार कितनी है? 0.73 हेक्टेयर औसत जोत आकार है यूपी की। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 163.68 लाख हेक्टेयर 2019-20 के अनुसार। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि में संलग्न कितने हैं? 65% है। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने? 9। कुल मृदा समूह 9। और सकल सिंचित क्षेत्र कितना है? 229.94 लाख हेक्टेयर। और कुल मंडियां कितनी है? तो 250 मुख्य मंडियां हैं, 365 उप मंडियां हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक कार्यक्रम और देख लीजिए, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। 2023 में जो कदम बाजरा वर्ष जो मनाया गया था, इस बार तो नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है 2024 में पूछ ले। यूपी कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम है, ये 28 जनवरी 2023 को मंजूरी मिली थी। कदन्न में क्या क्या आते हैं? ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवर, रागी, ऐसी चीजें ये आती हैं। अवधि क्या क्या इसकी कार्यक्रम की? 2022-23 से 26-27 तक 5 वर्षों के लिए, 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गया था। आकलित व्यय कितना है 5 वर्षों के लिए? तो 18,626.50 लाख इसका व्यय है। सभी 75 जिलों में क्रियान्वयन होगा इसका। अब इसके कुछ उद्देश्य भी देख लीजिए। जैसे उद्देश्य में देखेंगे तो मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देना, जिसमें क्षेत्राच्छादन, उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करना, जैसे किसानों की आय में वृद्धि होगी। मूल्य संवर्धन एवं विपणन को बढ़ावा, जिसमें संतुलित आहार मिलेगा। कदन्न बीजों के मिनी किट कृषकों को निःशुल्क दी जाएंगी, और ये 2.5 लाख कृषकों को निःशुल्क दी जाएंगी 4 साल में। और इसी में कदन्न वर्ष में देखिए लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन में महिला कृषकों को वरीयता दी जाएगी। और यह एक छूट गया, गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण होगा, इसमें अनुदान दिया जाएगा। कृषकों का चयन कैसे होगा? कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत अथवा किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो कवर है उनको इसमें चयन किया जाएगा। और चयन में 25% जो है SC ST कृषकों को शामिल किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। और प्रसंस्करण, विपणन, पैकेजिंग
केंद्र स्थापित किए जाएंगे इसके तहत। तो ठीक है, ये था। और कुछ ये देख लीजिए मानचित्र, इसको आप कहीं भी डाल सकते हैं, यूपी का मैप है, फसल उत्पादन संबंधी मानचित्र है। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, तो ये है तराई क्षेत्र, यहाँ चावल गन्ना की उत्पादकता की बहुलता होती है। तो देखिए मध्य मैदानी क्षेत्र में देख लीजिए, ये वाला मध्य मैदानी क्षेत्र में गेहूं बाहुल्य है, परंतु सभी फसलों का उत्पादन हो सकता है। बुंदेलखंड क्षेत्र ये देख लीजिए, 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले। कौन कौन से हैं वो बताइए? कपास, दलहन, तिलहन व मोटे अनाज के लिए ये क्षेत्र उपयोगी है। पश्चिमी यूपी देख लीजिए ये, तो ये पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति के प्रभाव से गेहूं चावल का उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो इस तरीके के मैप डालने की कोशिश करिए आप। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट था 8वीं यूनिट का। वीडियो कैसा लगा? लाइक अवश्य करना, अगर अच्छा लगा हो। नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए आप। और जो लोग चैनल से ना जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे उन्हें बेनिफिट इसका मिल सके। और कैसा जो भी सुझाव और भी कुछ देने हैं इसमें, तो आप वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। उनको आपको हम सजेशन का स्वागत करेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे कि वो आपके सजेशंस को इसमें शामिल किया जाए। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।